नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कल किसान आंदोलन में एक बड़ा फैसला होने वाला है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। कल ही किसान नेताओं की मोदी सरकार से एक और राउंड की बातचीत होने वाली है। कल का दिन बहुत निर्णायक है, लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि किसान आसानी से सरकार की बात मान लें और दोनों के बीच कोई बीच का रास्ता निकल जाए। और इस बीच राहुल गांधी ने आज एक नई किताब निकाली। इस किताब का शीर्षक खून से शुरू होता है और किसान पर बात करते करते राहुल चीन पहुंच जाते हैं। चीन पर राहुल गांधी का जमीनी ज्ञान कितना है और किसानी ज्ञान कितना है, ये समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट किसानों को भी देखनी चाहिए और खुद को सिक्योरिटी एक्सपर्ट मानकर बैठे बुद्धिजीवियों को भी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी को चक्रव्यूह में घेरने की जबरदस्त कोशिश नई दिल्ली में हुई। चक्रव्यूह का एक प्लान राहुल गांधी का है, जिसके सेंटर में है चीन और किसान। राहुल की 40 मिनट वाली स्क्रिप्ट में दो शब्द बार बार फिट किए गए, चीन और किसान। कांग्रेस पार्टी ने हैशटैग राहुल गांधी विद फार्मर्स को प्रमोट किया और उसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया। चक्रव्यूह का दूसरा प्लान मोदी के उन विरोधियों का जो सिंघू बॉर्डर पर 23 और 24 जनवरी को किसान संसद की तैयारी कर रहे हैं। सबके लाइन लेंथ वही रखे गए। चेहरों में प्रशांत भूषण जैसे लोगों का नाम है। किसान संसद के बहाने मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी, जन अधिकार पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल समेत कई और दलों को इनविटेशन भेजने की तैयारी। मोदी के खिलाफ रचे गए चक्रव्यूह के तीसरे प्लान के तहत वामपंथी विचारधारा डे वन से किसान आंदोलन को हाईजैक कर रही है और ये नॉन स्टॉप जारी। सबसे पहले चीन की बात करते हैं। इस वक्त इन तस्वीरों को काफी तेजी से फैलाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ का दावा किया जा रहा है। भारत की सीमा के भीतर गांव बसाने की अफवाह फैलाई जा रही है। जैसे ही ये खबर राहुल तक पहुंची, उन्होंने आव देखा न था मोदी पर हमला करते हुए ट्वीट कर दिया। सवाल उठे, क्या राहुल ने आधी अधूरी जानकारी के साथ ये खबर शेयर की? जब राहुल से सवाल पूछा गया तो राहुल ने किसके बारे में कहा? हु इज ही? इज ही माय प्रोफेसर? आपको राहुल का चीन वाला टेप सुनाएं, उससे पहले राहुल गांधी के जमीनी ज्ञान की पड़ताल करते हैं। आज राहुल को मेमोरी की हिस्ट्री के कुछ पन्ने पलट कर दिखाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, चाइनीज घुसपैठियों के सामने कभी सरेंडर मत करना। दूसरी तस्वीर में लिखा है, चीन के बढ़ते साम्राज्यवाद से सावधान रहना। तीसरी तस्वीर में पोस्टर पर लिखा है, पंडित नेहरू मजबूती से खड़े रहो। ये तीनों तस्वीरें आज से करीब 61 साल पुरानी हैं, यानी 1959 और 1960 का वो दौर जब चीन भारत को आंखें दिखाने की जरूरत किया करता था। आज राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश की जिस खबर को फैलाकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका 61 साल पुरानी इन तस्वीरों से बहुत गहरा कनेक्शन है। लेकिन राहुल इस पर कुछ नहीं बोलते। आज हम आपको इसकी वजह भी बताएंगे। राहुल का जमीनी ज्ञान सिर्फ मोदी पर हमले तक सीमित है। सच्चाई यह है कि राहुल के स्क्रिप्ट में जब चीन सूट करता है तो लिखते भी चीन है, बोलते भी चीन है और रटते भी चीन ही है। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो जवाब दिए बगैर कुछ इस अंदाज में छिप जाते हैं। क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं।
किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे, जवाब दूंगा। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब नहीं दिया, मगर उससे पहले मोदी पर हमला करते हुए यह ट्वीट जरूर कर दिया, रिमेंबर हिज प्रोमाइज, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। मगर ऐसा लगता है कि राहुल ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। पहले राहुल के जमीनी ज्ञान में थोड़ा इजाफा कर देते हैं। इस गांव को सारी चू गांव के अंदर बसाया गया है, जो ऊपरी सुबनसिरी जिले में मौजूद है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि चीनी गांव में चौड़ी सड़कें और बहुमंजिला इमारतें बनाई गई हैं। दावा किया जा रहा है कि चीनी गांव में करीब 101 घर बनाए गए हैं। इन घरों में चीनी लोगों को बसाया भी गया है। घरों के ऊपर चीनी झंडा भी लगाया गया है। लेकिन इन तस्वीरों का एक सच ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके पर चीन का साल 1959 से ही कब्जा है। उस वक्त इस इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। अगस्त 1959 में भारत के एम्बेसडर ने चीन के विदेश मंत्रालय को जो नोट भेजा था, उसमें साफ लिखा था चाइनीज घुसपैठिए भारत की सीमा में दाखिल हुए थे और बिना किसी वजह के भारत की फॉरवर्ड पिकेट पर फायरिंग की थी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उस इलाके में चीन की मौजूदगी के लिए नरेंद्र मोदी को कसूरवार ठहराते हैं। मगर एक सच्चाई यह भी है कि स्क्वायर शेप के चाइनीज मिलिट्री स्ट्रक्चर की पहली तस्वीर करीब 1 दशक पहले गूगल अर्थ से ली गई थी। ऐसा भी नहीं है कि चीन के कब्जे वाले इस इलाके में चाइनीज सैनिकों की मौजूदगी की खबर पहली बार सामने आई है। 1980 के दशक से लेकर आज तक चीनी सेना इन इलाकों में मौजूद है और कब्जे वाले इलाके में गांव बनाना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि यह गांव हाल फिलहाल में बसाया गया है। मगर क्या राहुल इस बात से इनकार कर पाएंगे कि जिस जमीन पर चीन ने नया गांव बसाया, वो जमीन दरअसल कांग्रेस के राज में चीनियों ने अपने कब्जे में ली थी? तो फिर इसमें मोदी कहां से आ गए? राहुल ने आधे सच वाला ट्वीट तो कर दिया, लेकिन देश को पूरी बात नहीं बताई। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाल पूछा कि क्या राहुल इस बात से इनकार कर सकते हैं कि यही जमीन पंडित नेहरू ने चीन को गिफ्ट दी थी और कांग्रेस बार बार चीन के आगे सरेंडर क्यों करती है, 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले राहुल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और बाद में जब दोबारा पूछा गया तो फिर भी उनकी टोन मोदी बैशिंग की ही थी। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए। चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। राहुल के बोल सुनकर आपको यही लगा होगा कि वो तो चीन की ओर से बैटिंग कर रहे हैं, हिंदुस्तान को कमजोर आंक रहे हैं। मगर अभी तो और डायलॉग आने बाकी हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी यही सोचेगा कि ये राहुल बोल रहे हैं या फिर चीन के विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता। मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार के लिए। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं। आपको लगता है कि इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो।
आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो, आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, आप नहीं कर रहे हो और उसका नतीजा हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। रियलिटी से नहीं हट सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यह शुद्ध रूप से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में चीन की घुसपैठ है और क्या राहुल आंख बंद करके जाने अनजाने चीन को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी ने तो राहुल पर सीधा आरोप भी लगाया और सवाल भी पूछे हैं। चीन पर जवाब क्यों नहीं देते? अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घाटी, डेमजोक और डुग्गी, यहां अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हवाले किसने की? चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठे थे जब देश लड़ाई में था? सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो भारत को मिल रही थी वो चीन को किसने बहाल की? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं है आपके पास और इसलिए आप भाग रहे हो, इसलिए आरोप कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस का खेल ये नहीं चलेगा। हाँ, प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। क्लास में भी प्रोफेसर जब सवाल पूछते हैं तो कुछ लोग हैं जो अध्ययन नहीं करते, उनको तो सवाल का जवाब नहीं आता तो वो बहाने बनाते हैं। ऐसा ही ये बहाना है। एक सभ्यता होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछ रहा है आप बनना चाहते हो तो उत्तर दो। राहुल के जमीनी ज्ञान का सच तो आपने देख लिया। अब ये देखते हैं कि उनका किसानी का ज्ञान कितना स्ट्रांग है, क्योंकि राहुल गांधी तो एक लाइन में चावल धान सब बता देते हैं और तो और वो कोका कोला बनाने वाले फार्मासिस्ट को शिकंजी बेचने वाला तक कह चुके हैं। इस पर खूब ट्रोल भी हो चुके हैं। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। उसके एक्सपीरियंस का आदर हुआ, हुनर का आदर हुआ, पैसा मिला, कोका कोला कंपनी बनी। मंगलवार को भी 50 साल के राहुल गांधी ने 40 मिनट वाली शुद्ध देसी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुद्दा किसान आंदोलन को बनाया मगर बड़ी चालाकी से निशाना मोदी पर लगाया। राहुल एंटी मोदी स्क्रिप्ट साथ लेकर आए थे। मंच से बार बार ऐलान किया गया यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों के लिए है, इसलिए भटकाने और बहकाने वाले सवाल न पूछे जाएं। पहले राहुल बोले, फिर वही डायलॉग उनके बगल में बैठे सुरजेवाला ने रिपीट किया। एक बात है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैं किसान भाइयों के लिए कर रहा हूं, तो ब्रॉडली मैं आपके जवाब दूंगा मगर डिस्ट्रैक्ट करने की आप कोशिश मत कीजिए। शुक्रिया। मैं क्या सब साथियों से अनुरोध करूं कि जैसा राहुल जी ने कहा था कि ये किसान मजदूर को लेकर पत्रकार वार्ता है तो हम अपना प्रिंसिपल फोकस वहां रखेंगे। यानी कंधा किसानों का हमला डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर और इन सब के बीच राहुल पॉलिटिकल माइलेज लेने में लगे हैं। सब कुछ कैमरे पर है, आप सुन सकते हैं। किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को ना थकाया जा सकता है ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
तो दैट इज द रियलिटी। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है। और मैं करता जाऊंगा, मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रोनोलॉजी समझिए। किसानों के नाम पर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू होती है। 1.5 घंटे बाद ही दिल्ली में मोदी विरोध के नाम पर किसान संसद वाला खेल शुरू हो जाता है। सारे मोदी विरोधी इकट्ठे हो जाते हैं और हाथ में माइक पकड़कर 23 और 24 जनवरी का एजेंडा कुछ इस अंदाज में सेट कर दिया जाता है और डायलॉग ये सुनाई देता है। प्रधानमंत्री वैक्सीन का प्रचार कर रहे हैं कि अब कोविड भाग जाएगा, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट का सत्र खासकर किसान के बिल को डिस्कस करने के लिए, जिस पर आज पूरे देश के किसान एजिटेटेड हैं, वो नहीं होने दिया जा रहा। ये सब देखते हुए हमारे बहुत सारे वरिष्ठ मेंबर जो हैं सिविल सोसाइटी के, उनको ये लगा कि आज की एक ऐतिहासिक ज़रूरत है कि एक जनता की किसान संसद का आयोजन किया जाए, जहां पर सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और फॉर्मर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और कुछ एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और कुछ किसानों के जो नेता हैं, जो उनके स्पोक्समैन हैं, उन सबको बुलाया जाए, जिसमें कि ये 3 कानून का व्यवस्थित डिस्कशन हो सके, जिसमें एमएसपी के मुद्दे पर डिस्कशन हो सके और जिसमें इस किसान आंदोलन को कुचलने की जो सरकार का जो रवैया रहा है, किस किस तरह से इसको कुचल दिया जाए, और इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ कुछ हो नहीं सकती। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इन सब मुद्दों को डिस्कस करने के लिए एक जनता की तरफ से किसान संसद का आयोजन होगा। राहुल गांधी हो, प्रशांत भूषण हो या फिर लेफ्ट की विचारधारा से जुड़े किसान नेता, सबकी लाइन लेंथ सेम है, सबका टारगेट एक है। मकसद किसान आंदोलन का सॉल्यूशन नहीं है, मकसद है इस आंदोलन को जितना लंबा घसीटा जाए उतना इनकी पॉलिटिक्स के लिए फायदेमंद होगा। आज यूपी से एक बड़ी खबर आई जिसने 3 पार्टियों की नींद उड़ा दी है। ये 4 नेता जिनकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, चारों जेल पहुंच गए हैं। यूपी में एक नई कहावत शुरू हुई है, माफिया कहने लगे हैं कि जमीन मत कब्जा करना वरना बुलडोजर आ जाएगा। जिनके डर से कभी यूपी का हर जिला कांपता था, वो अब जिलाधिकारी से डरने लगे। ये कैसे मुमकिन हुआ और इन चारों में से आज कौन जेल गया, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इन 4 चेहरों में 4 बातें कॉमन हैं। चारों यूपी के हैं, चारों मुसलमान होने के बहाने दबंगई वाली पॉलिटिक्स करते हैं। चारों के खिलाफ अदालत में मुकदमे चल रहे हैं और चारों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जाति दुश्मनी रखते हैं। योगी आदित्यनाथ के 3 दुश्मन पहले से जेल में हैं और चौथे को अब गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में, आजम खान यूपी की ही सीतापुर जेल में है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जेल में होना इन बाहुबलियों के लिए कोई नई बात नहीं है। नया है यूपी पुलिस का अप्रोच और माफिया डॉन पर कानून का शिकंजा। मैं विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से आपको बताऊंगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तलाश आखिरकार पुलिस की कैसे पूरी हुई।
मैं अभय पराशर रामपुर से आपको बताऊंगा कि आजम खां की फैमिली के ट्रस्ट की कितनी जमीन सरकार ने अपने कब्जे में कर ली है। योगी सरकार ने माफियाओं की अब तक उत्तर प्रदेश में 758 करोड़ की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की कितनी संपत्तियां राज्य सरकार ने कुर्क की हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ताजा हेडलाइन में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम आया है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भगोड़ा घोषित करके उनकी संपत्ति कुर्क करने का ऑर्डर दिया है। बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी फिलहाल कांग्रेस के हाथ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट को लगता है कि वो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की बेटी, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां की थी। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी तारीख होने पर भी कोर्ट नहीं जाते। बार बार वारंट जारी होने पर भी जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो जज पीके राय ने हजरतगंज पुलिस को ऑर्डर दिया, हुक्म की तामील करो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की संपत्ति कुर्क करो, भगोड़े को कोर्ट के सामने पेश करो और 3 दिन बाद यानी 22 तारीख को अदालत के आदेश पर अमल की रिपोर्ट पेश करो। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर के हजरतगंज पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। दरअसल शाम तक पुलिस को कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला था, लेकिन इसी बीच शाम को ही एमपी एमएलए कोर्ट में नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपनी कोई भी दलील देते, कोर्ट ने सारी दलीलों को किनारे करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को रामाचल राजभर के साथ जेल भेज दिया। मायावती जब यूपी की मुख्यमंत्री थी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। बीएसपी के लिए यूपी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले मुस्लिम विधायक थे। एक समय उनका पूरा परिवार बहन जी की खिदमत में लगा रहता था, मगर मायावती की सरकार जाने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीएसपी से निकाल दिया गया। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो यूपी विधान परिषद की मेंबरशिप चली गई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम अरेस्ट वारंट 23 सितंबर 2020 से निकला हुआ है। कोर्ट लगातार नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामाचल राजभर को पेश होने के लिए वारंट पर वारंट भेज रही थी, लेकिन दोनों ही नेता कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अपनी तरफ से कुर्की का वारंट जारी कर दिया और उसके बाद दोनों ही नेता एकाएक कोर्ट पहुंच गए। इस दौरान कोर्ट ने कई बार नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वारंट तलब करके कोर्ट में तलब किया, लेकिन दोनों ही नेता एक बार भी कोर्ट नहीं आए, जिसके बाद कोर्ट ने ये कड़ा रुख अख्तियार किया। जमीन जब्त करने का एक ऑर्डर यूपी के रामपुर में भी निकला। एसडीएम कोर्ट ने आजम खान के फैमिली ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई 1400 बीघा जमीन को जब्त करने का आदेश दिया तो योगी सरकार ने फौरन एक्शन ले लिया। आजम खान जेल में है, बेटे की विधायकी पर तलवार लटक रही है और अब जिस यूनिवर्सिटी से आजम के परिवार का रसूख बनता है उस पर योगी का बुलडोजर चल गया है। कोर्ट का आदेश हमें प्राप्त हुआ, उसका आदेश का राजस्व रिकॉर्ड्स में अंकन किया जाना है, ऐसा आदेश प्राप्त हुआ, तो उसकी हम लोगों ने कार्यवाही संपन्न कर। जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। हाँ, उसका अमल दरामद कराया जाता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे कार्यवाही की। मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी की जिस जमीन को योगी सरकार ने जब्त किया है उस जगह पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर पहुंचे। 94% जमीन जब्त हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि उनकी यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है, यहां से राजस्व में अभिलेखा में जो इस यूनिवर्सिटी की काफी ज्यादा जमीन जो है उसे सरकार ने अपने नाम कर लिया है। यानी कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खान के जो ड्रीम प्रोजेक्ट की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन राजस्व अभिलेखों में जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से काटकर सरकार के नाम दर्ज कर दी गई है। ये जो पूरी कार्रवाई है रामपुर सदर जो तहसील के एसडीएम कार्यालय में एसडीएम प्रशासन रामपुर के 2 दिन पहले जो
आदेश पारित किए गए थे उसे अमल में लाते हुए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम जो केवल 12.5 एकड़ जमीन से अधिक जितनी भी जमीन है वो अब सरकार के नाम दर्ज किए जाने और उस पर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिए गए थे 2 दिन पहले। उसके चलते आज कार्रवाई की गई। रामपुर की सदर तहसील के सीगढ़ खेड़ा खाऊ की भूमि पर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 1500 बीघा जमीन में से मात्र 12.5 एकड़ जमीन ही अब जौहर यूनिवर्सिटी के नाम शेष बची है। अखिलेश यादव की सरकार के समय आजम खान यूपी में नंबर 2 के मिनिस्टर हुआ करते थे। एक जमाना था जब रामपुर में आजम खान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। आज भी समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान ही सबसे बड़े मुस्लिम फेस हैं। आजम के खिलाफ करीब 100 मुकदमे पेंडिंग हैं, मगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। जब दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो और बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आदरणीय आजम खान साहब ने बनाई थी उससे भी ज्यादा सुंदर अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सरकार इसलिए काम कर रही है कि उन्हें अपना काम न बताना पड़े। पूरी राजनीति को उलझाना चाहती है सरकार। इनसे अच्छा झूठ बोलने वाला कोई नहीं और इनसे अच्छा झूठ का प्रचार करने वाला कोई नहीं। अखिलेश यादव के आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या योगी सरकार कानून से बाहर जाकर एक्शन ले रही है? अखिलेश यादव ने आज कहा कि बदले के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। 100 से ज्यादा मुकदमे आजम खान के ऊपर। उनकी सरकार आएगी तो इससे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएगी। नहीं, देखिए वो कुछ भी कह दें, कुछ भी बना ले, मगर आप तो सरकार में रहे, सरकार में रह के आपको भी पालन करना चाहिए था और आपके मंत्रियों को भी करना चाहिए था। तो ना आपने पालन किया, ना आपकी सरकार ने करा। आपको लगा कि आप लोगों को ऐसे ही भेजा हुआ है, सब सत्ता आपका, मतलब आप राजा महाराजा हैं, सब तो ऐसे ही घूमते रहेंगे, जो चाहे वो कर लें। वैसा चलता नहीं है, ये लोकतंत्र है। हम लोग की जवाबदेही है, आपकी भी जवाबदेही थी, आपने जवाबदेही पूरी नहीं करी। आज उस पर केसेस हो रहे हैं और वो जमीन ली जा रही है, उनको जेल में भी रहना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कानून अपना काम जरूर करेगा। हमने आजम खान की फैमिली की जमीन के ट्रस्ट के मामले में एडीएम कोर्ट का आदेश बड़े गौर से पढ़ा और इस आदेश में जो कुछ अहम बातें हैं उसकी डिटेल्स इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिसमें साफ तौर पे कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि जमीन जब्त करने का जो आदेश है ये 4 ग्राउंड पर दिया गया है और ये 4 ग्राउंड जो है उसमें मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की परमिशन मिली थी, लेकिन इसमें पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन में उल्लंघन किया गया। 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की परमिशन थी, लेकिन आजम खान ने उससे ज्यादा 1400 बीघे से ज्यादा जमीन खरीद ली। साथ ही ट्रस्ट को SC ST की जमीन खरीदने की मनाही थी, लेकिन आजम खान ने इस शर्त को भी तोड़ दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक वो नदी के किनारे जो तराई वाली जमीन है, जहां पर तराई होती है, उस जमीन को नहीं खरीद सकते थे, लेकिन इस शर्त का भी पालन नहीं किया गया। ये अहम बातें ऑर्डर में लिखी हुई हैं और साथ ही इसके अलावा ग्राम सभा और चक रोड की जमीन खरीदने से मना किया गया था, लेकिन इस शर्त को भी जानबूझकर तोड़ दिया गया। और वही वजह है कि एडीएम कोर्ट के जो आदेश जो है उसमें ये सभी बातें लिखी हुई हैं और उसी के चलते ये कार्रवाई की गई है, जिसमें इस यूनिवर्सिटी की 1300 बीघा से ज्यादा की जो जमीन है वो अब सरकार ने अपने नाम कर ली है। आजम खान अखिलेश सरकार में कद्दावर मंत्री थे। उन्होंने नियमों को जैसा चाहा मरोड़ा, लेकिन अब जबकि योगी सरकार का डंडा चला है, समाजवादी पार्टी सियासत के आरोप लगा रही है। 170 एकड़ जो जमीन जौहर यूनिवर्सिटी की है उसको सरकार में निहित किया जा रहा है। मेरी मांग ये है कि चूंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी का सरकार द्वारा निहित किया जा रहा है, तो मेरी मांग है कि अब यूनिवर्सिटी को टेक ओवर कर लेना चाहिए और सरकार के द्वारा जब ये यूनिवर्सिटी चलाई जाएगी तो मुझे ऐसा विश्वास है कि लोगों को, गरीबों को बहुत अच्छी तालीम दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी में सरकारी सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। ये योगी के मिशन रोजगार का हिस्सा है, लेकिन कुछ माफिया कहते हैं कि योगी ने उनको बेरोजगार कर दिया है। योगी से पहले यूपी में उनके अपराध वाले धंधे में मोटा मुनाफा था, रसूख भी था और सियासत में रियासत भी तैयार होती थी।
एसपी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस, सब में पूछ होती थी और विधानसभा के दरबान उनके लिए दरवाजे खोलते थे। मगर योगी ने सब पर बुलडोजर चला दिया। मऊ, गाजीपुर और बनारस को गढ़ बनाकर यूपी के जराइम पेशा पर राज करने वाले मुख्तार अंसारी के दिल में योगी का इतना खौफ हो चुका है कि वो उत्तर प्रदेश आने से कतराता है। मऊ से बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी पर हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, डकैती, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसे 60 से ज्यादा मुकदमे हैं। 26 मामलों में कोर्ट से वारंट निकला हुआ है। इसके बावजूद मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल से वापस यूपी नहीं आना चाहता। पंजाब की कांग्रेस सरकार भी मुख्तार का बचाव कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है, जिसमें मुख्तार को बचाने के आरोप पर पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार को जवाब देना है। अब देखिए योगी के यूपी में आने से बचने के लिए मुख्तार ने कैसे कैसे बहाने बनाए। कभी कहा कि मुख्तार को डिप्रेशन हो गया है, कभी कहा कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। मुख्तार अंसारी हिलडुल भी नहीं सकता, डॉक्टर ने 3 महीने की बेड रेस्ट की सलाह दी है। कभी कहा कि मानसिक हालत ठीक नहीं है, कभी कहा कि टाइप 2 डायबिटीज हो गई है। मुख्तार ने ये बातें पंजाब के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से कहलवाई। कभी एसपी, कभी बीएसपी और कभी कौमी एकता दल, अपराध का दलदल और सियासत में दल बदल। मुख्तार अंसारी ने अपना रसूख बनाए रखने के लिए हर काम किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आगे न रसूख चलता है, न मुसलमान होने का बेनिफिट मिलता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अगर 31 दिसंबर 2020 तक की बात किया जाए तो माफिया डॉन के करीबन 758 करोड़ रुपए की संपत्ति को या तो जब्त किया है, या तो कुर्क किया है, या फिर उस पर बुलडोजर चलाया गया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की है, जिसकी 75 करोड़ रुपए की संपत्ति पर सरकार ने पूरी तरीके से नेटवर्क को ध्वस्त किया है। और दूसरे नंबर पे 50 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रयागराज से बाहुबली माफिया अतीक अहमद से संबंधित बताई गई है। इसके अलावा पूर्वांचल के कई सारे जिलों में लगातार पिछले 6 महीनों से योगी सरकार का बुलडोजर पूरी तरीके से एक्टिव है। उत्तर प्रदेश के माफिया पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन नॉन स्टॉप जारी है। गैंगस्टर्स पर योगी आदित्यनाथ का डंडा फुल फोर्स में चल रहा है। एसपी हो या बीएसपी, यूपी में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, अतीक अहमद उसमें अपने लिए सियासी संरक्षण ढूंढ ही लेता था। मगर योगी आदित्यनाथ का स्वैग ही अलग है। सरकारी बुलडोजर को सीएम का ऑर्डर है, जो भी अवैध है ध्वस्त कर दो, माफिया की काली कमाई के सोर्स बंद कर दो। योगी के इसी ऑर्डर पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। और कल किस किस देश को भारत वैक्सीन देने वाला है, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे बस एक ब्रेक के बाद।